हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के लिए है। इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करें। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जैसे हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के बाद किया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में क्या किया जाता है? प्लानिंग में हम करते हैं क्या? अपने प्लान्स, व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर डिसाइडेड इन एडवांस। जो हमें कल करना है वो हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये डिसाइड करने के बाद हमें पता करना पड़ेगा कि जो हमने टारगेट बनाया है उसको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से फंक्शंस करने पड़ेंगे। तो यहीं से जन्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बना है ऑर्गन, ठीक है ना। जिस तरह से बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स के वेरियस अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाता है। पहले काम पहचाने जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है ग्रुपिंग टास्क। प्रोसेस किसका है? टास्क को ग्रुप करना। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट हैं। एक है परचेस, दूसरा है सेल मार्केटिंग, तीसरा है प्रोडक्शन। तो परचेस रिलेटेड सारे टास्क क्या किए जाएंगे? इकट्ठे किए जाएंगे, ठीक है। परचेस से जुड़ी हुई सारी चीजों को क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुप बनाकर जितने भी छोटे छोटे काम है उनको ग्रुप में करके फिर उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। जैसे परचेस से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? परचेस मैनेजर का। और तो दूर छोड़ दीजिए, स्कूल की बात करें अगर, तो मान लीजिए आपका कॉमर्स सेक्शन है, तो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है उनका एक ग्रुप बनाया गया और उसको बोल दिया गया कॉमर्स ग्रुप। अब उससे रिलेटेड टीचर्स को वो ड्यूटीज दी गई। उसके बाद क्या होगा? एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि ये तय करना कि क्या आपके राइट्स होंगे, आप किस तरीके से काम करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी आपकी। मतलब कुल मिला के आपको ये बताया जाएगा कि ये आपका काम करने का अधिकार है और अगर कुछ खराबी हुई तो आप ही रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे। एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेस, और फिर रिसोर्सेस भी अलोकेट करना। रिसोर्सेस अलोकेट करना मतलब मान लीजिए कि आपके सब्जेक्ट्स बनाए गए और सब्जेक्ट्स के बाद टीचर्स को ड्यूटीज दी गई और उसके बाद क्या किया गया? उनको अथॉरिटी भी दे दी गई, लेकिन उनको टाइम पीरियड भी तो अलोकेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेंगे। और टाइम रिसोर्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, टाइम भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ध्यान रखना, मैनेजमेंट कोई भी काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए करेगा। हमने पढ़ा है 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा। अब आते हैं, आप क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे और मैं आगे बढ़ूंगा। अब हम आते हैं स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए भी। तो पहला आपका जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो काम क्या करना पड़ेगा कि पहचानना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से काम किए जाएंगे। उसके बाद उन कामों को बांटा जाएगा। जैसे समझ लो कि आपका एक कंपनी है, आपकी एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन भी करेंगे, परचेस भी करेंगे, सेल्स भी करेंगे, ठीक है, और फाइनेंस यानी अकाउंट्स का काम भी होगा। तो ये आपने पहले पहचाना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होगा, परचेस होगा, सेल्स होगा, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके बाद अकाउंट्स होगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और फिर सिमिलर नेचर के वर्क को आप क्या करेंगे? इकट्ठा कर देंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट भी देंगे। तो देखते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है।
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोटल वर्क टू बी डन टू अचीव गोल्स। आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितना कुल काम करना है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उस काम को हम बांट देंगे जिससे हर एक पर्सन को अलग अलग मिले, मतलब एक ही काम 3 लोग ना कर रहे हो और डिस्टिंक्ट टास्क अलग अलग काम मिले। तो ये पहला प्रोसेस हुआ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरे प्रोसेस की बात करें, दूसरे स्टेप पे बात करते हैं, डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या है? डिपार्टमेंटेशन क्या है भैया? परचेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, ऑर्डर देना, कोटेशन मंगाना, गुड्स का इंस्पेक्शन करना, परचेस का पेमेंट, ये सारी चीजें क्या है? परचेस से रिलेटेड है, तो ये परचेस डिपार्टमेंट में रख दी जाएंगी। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, कहां से करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारे काम कहां किए जाएंगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अकाउंट से रिलेटेड सारे काम किया कैसे, जैसे हिसाब किताब रखना, ठीक है ना, कहां से कितना पेमेंट आया, कितना पैसा आया, ये सारी चीजें किसका काम होगा? अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो एक सिमिलर तरीके की काम को एक डिपार्टमेंट में जोड़ के रख देना कहलाता है डिपार्टमेंटेशन। तो लिखा क्या है? आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इन नेक्स्ट स्टेप रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स। देखो, एक जैसे जॉब्स को इकट्ठा कर देंगे एक डिपार्टमेंट पे, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन। अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखो, हमने डिपार्टमेंट बना दिया, परचेस डिपार्टमेंट में क्या होगा? सारी एक्टिविटीज परचेस से रिलेटेड होगी। अब उस परचेस डिपार्टमेंट का हेड भी बनाना पड़ेगा, मतलब किसी को वो काम भी सौंपना पड़ेगा। डिपार्टमेंट अपने से काम तो खुद करेगा नहीं, काम तो इंसान को ही करना है, तो वो क्या करेगा? हम क्या करेंगे? उसको ड्यूटीज भी असाइन करेंगे। तो after grouping various activities into departments, work is allocated to the different employees and each department is placed under charge of one individual। सबको काम सौंपेंगे और हर एक डिपार्टमेंट का हेड होगा। उसके बाद फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में आएगा आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जवाब देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, ये भी बताया जाएगा। जैसे परचेस, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, जैसे आपके स्कूल के टीचर किससे इंस्ट्रक्शंस लेंगे? प्रिंसिपल सर से। तो ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया गया है। प्रिंसिपल सर किससे डिस्कस करेंगे? मैनेजमेंट से। तो ये सारी चीजें क्या है? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो स्टेप 4 क्या है आपका? अगर आप देखें, आफ्टर असाइनिंग ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी associated with each job is clearly defined, superior subordinate relationship is created for it। मतलब कौन सुपीरियर है, मतलब कौन ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये कहलाता है आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो 4 स्टेप्स है प्लान ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। स्टेप 1 मेरे साथ आप पढ़िएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा डिपार्टमेंटेशन। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एक बार और बोलेंगे, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, स्टेप 2 डिपार्टमेंटेशन, स्टेप 3 असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड स्टेप 4 एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। उसके बाद आगे आते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है। पहला, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। भैया, एक परचेस डिपार्टमेंट में रहने वाला आदमी परचेस डिपार्टमेंट के ही काम बार बार करेगा, तो जब वो काम बार बार करेगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी काम अगर हम बार बार करते हैं तो हमें उस काम में एक्सपर्टीज आ जाता है, हम उस काम में एकदम हुनरमंद हो जाते हैं। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। क्लियर कट बता दिया जाता है कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जानकारी देगा। तो क्या हो जाता है? वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है, तो कुछ भी डाउट्स, कंफ्यूजन नहीं रहते। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है? देखो, सबको काम बांट दिए गए ना, जब काम बांट दिए गए तो क्या होता है कि कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होता। डुप्लीकेट मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही काम में 4 लोग लगे हुए हैं। इससे क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं होता और टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं, पैसे बचते हैं। उसके बाद फिर एडॉप्टेशन ऑफ चेंज। एडॉप्टेशन ऑफ चेंज की बात क्या करें? देखो, आपने पढ़ लिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है। अब लगातार बदलता रहता है तो जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, बहुत सारे स्कूल्स में ये फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अभी लगभग सभी स्कूल्स में क्या करना पड़ा है? ऑनलाइन फैसिलिटीज, ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज स्टार्ट करनी पड़ी है। तो ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहले ऑनलाइन को इतना अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चेंज को अडॉप्ट करना है। जो लोग चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे? मार्केट की कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है भैया? देखो,
सभी लोगों को पता है कि काम क्या करना है, क्या जिम्मेदारी है, क्या अधिकार है, क्या जवाब किसको देना है। तो इससे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर ये काम खराब हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उस काम को पूरी सतर्कता और ईमानदारी से करेंगे। जिससे क्या होता है कि आपसे काम कराने वाला पर्सन भी क्या होता है, वो आपको चेक करता है कि ये ऑथराइज है आपके काम को चेक करने के लिए, तो जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो बेहतर तरीके से चल पाता है। मतलब सबको पता होता है उनके काम क्या है, तो कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं होती। फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या है, देखो ऑर्गेनाइजिंग में हम आगे पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या किया जाता है, अपना काम हम अपने सबऑर्डिनेट को सौंपते हैं, तो वो जब काम करता है तो वो नई नई चीजें सीखता है, उसको नई नई एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिससे वो मन लगा के काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है। तो उससे जब वो नए सिचुएशन में सोचता है तो उसका डेवलपमेंट होता है। मतलब आप इमेजिन करें कि अगर आपको कहीं स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया जाए तो आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा वहां पर। उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की बात करें, देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके लिए बिजनेस को बढ़ाने में बड़ा मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि अब टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो क्या इमेजिन कर सकते थे कि टाटा का एक ही पर्सन सारी चीजों को हैंडल करे? नहीं, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें काम को बांटा गया कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट देखेगा, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये लोग देखेंगे। इससे क्या हुआ, फ्यूचर के लिए डाइवर्सिफिकेशन यानी बहुत सारे बिजनेस में जाना और बिजनेस को बढ़ाया जा सका। अगर कोई एक ही पर्सन होता और रिजिड होकर बैठ जाता तो फिर ऐसा होता ना, जैसे आपके शहरों में हर एक शहर में दुकानें होती हैं, वो एक दुकान ही होती है, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं पाते। क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही नहीं होता, वो सारी चीजों को खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो ही जाके आपके एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बड़े लेवल पे हो पाएगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, optimum utilization of resources, adaptation of change, effective administration, development of personnel and expansion and growth। तो दोस्तों this is all about meaning of organizing, steps in organizing process and importance of organizing। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके अपने फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।